क्या बात है, कहानी आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है क्या? इतने ठंडे रिस्पॉन्स पे कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहानी आगे बढ़ाऊँ कि नहीं बढ़ाऊँ। स्नेहा एक बहुत ही समझदार, मासूम और गंभीर प्रवृत्ति की लड़की है, लेकिन अपने ज़िद्दी और दिल में दर्द लिए बैठे पिया को मनाने के लिए वो किस किस तरह का प्रयास करेगी और उनके बीच की नोक-झोंक जो बहुत ही ब्यूटीफुल और एक खूबसूरत रिश्ते को जन्म देगी। कहानी के साथ बने रहिए। सच में आप इस कहानी से भी उतना ही जुड़ाव महसूस करेंगे जितना आपने पिछली कहानी से किया था। बस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए। थोड़ा सा आप लोग एक्टिव होइए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और कहानी को पूरा देखिए ताकि मुझे भी कुछ हौसला मिल सके। मुझे जब जब आप लोगों की ज़रूरत हुई है, आप लोगों ने मुझे निराश नहीं किया है और उम्मीद करती हूँ इस बार भी आप लोग मुझे निराश नहीं करेंगे। कहानी में जहाँ भावनाओं का समंदर होगा, आपकी आंखों में आंसू आएंगे, वहाँ रोमांस का तड़का भी लगेगा और वादा करती हूँ कहानी भी आप लोगों के दिलों में अपनी जगह ज़रूर बनाएगी। मित्तल मेंशन संगम की जिद पर स्नेहा ने अंगद को कॉल लगाया था। अंगद जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उसने जब स्नेहा का वीडियो कॉल आते हुए देखा तो उसकी आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वो खुद से ही बोला, जब पहली कॉल से पता चल गया था इसे कि मैं इसके कॉल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैंने सामने से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था, तो अब ये दोबारा मुझे कॉल क्यों कर रही है? इतने दिन तो नहीं कॉल किया, मतलब इंतज़ार कर रही थी कि कब शादी हो और कब ये पूरे हक से मुझे कॉल करे। पर अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा कॉल उठाऊंगा तो गलतफहमी में हो तुम। ये बोलकर उसने स्नेहा का कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। स्नेहा का चेहरा मायूस हो गया, लेकिन उसे खुद से ज़्यादा बुरा संगम के लिए लगा। कहीं ना कहीं वो जानती थी कि अंगद उसका कॉल रिसीव नहीं करेगा, लेकिन संगम के लिए वो अंगद को कॉल कर बैठी थी। संगम अचानक से बोला, क्या कर रही हो आप स्नेहा माँ? जल्दी से डैड को कॉल मिलाओ ना, मुझे उनका चेहरा देखना है, मैं अपनी आंखें ज़्यादा देर बंद नहीं रख सकता। स्नेहा उस मासूम की ये बात सुनकर फीका सा मुस्कुराई और बोली, आप एक काम करेंगे क्या संगम बेटा? आप अपने डैड के लिए पहले वॉइस नोट छोड़ देंगे क्या कि वो आपका वीडियो कॉल रिसीव कर लें? शायद वो बिज़ी हैं, इसलिए वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे, पर जब आप वॉइस नोट भेज दोगे तो वो कॉल रिसीव कर लेंगे। संगम ने तुरंत अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोलना शुरू किया। स्नेहा ने जल्दी से उसे रिकॉर्ड किया और फिर अंगद को भेज दिया। वहीं अंगद ने जब वाइब्रेशन की आवाज़ सुनी तो उसने एक बार फिर से अपना फ़ोन अपने हाथ में उठाया और इस बार स्नेहा का वॉइस नोट देखकर वो गुस्से से बोला, अब ये मैडम मुझे मैसेज भी करने लगी। पहले तो जब कॉल डिस्कनेक्ट किया था तब दोबारा कभी कॉल भी नहीं किया और अब साथ के साथ वॉइस नोट, पर मुझे नहीं सुनना इसका वॉइस नोट। ये बोलते हुए उसने अपना फ़ोन साइड में फेंक दिया। उसने वो वॉइस नोट सुना ही नहीं और स्नेहा ने अब दोबारा कॉल मिलाया, ये सोचकर कि शायद अंगद ने वो वॉइस नोट सुन लिया होगा, क्योंकि उस पर ब्लू टिक निशान तो आ रहा था, लेकिन वो सिर्फ मैसेज सीन करने का निशान था। अब सामने वाले ने वॉइस नोट प्ले किया है या नहीं, इस पर कोई नोटिफिकेशन नहीं था। पर जैसे ही स्नेहा का कॉल अंगद के फ़ोन पर एक बार फिर से आया, अंगद ने वो वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट किया और अपना फ़ोन साइलेंट कर दिया। स्नेहा ने 2-3 बार कॉल किया क्योंकि संगम अपनी आंखें खोल ही नहीं रहा था। उसने संगम को बहुत बार बोला कि शायद उसके डैड बिजी होंगे, किसी काम में उलझे होंगे, लेकिन वो बच्चा जैसे जिद करके बैठा था और आखिर उसकी जिद ही पूरी हुई। 2-3 घंटे संगम यूं ही आंखें बंद करके बैठा रहा। स्नेहा हैरान थी कि कोई बच्चा इतना जिद्दी कैसे हो सकता है, लेकिन शायद ये उसके लिए एक एग्जाम्पल सेट की जा रही थी कि उसे भी ऐसे ही जिद्दी बनना है। स्नेहा को जल्दी ही गुस्सा नहीं आता था, लेकिन अब संगम को देखकर उसे अंगद पर बेहिसाब गुस्सा आ रहा था और उसने सोच लिया था कि वो इस बात के लिए तो अंगद को जरूर सुनाएगी। स्नेहा संगम की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा एक काम करते हैं हम, आप अपनी आंखें मत खोलिए, लेकिन आप अपनी बंद आंखों से खाना तो खा सकते हैं ना संगम? संगम को भी भूख लग रही थी। पहले तो उसने ऐसे खाना खाने से मना कर दिया था, लेकिन अब उसने अपना सिर हिला दिया तो स्नेहा मुस्कुराई और उसने जल्दी से किचन में जाकर संगम के लिए दोबारा खाना बनाया और उसे प्लेट में लेकर आई। 7 बज चुके थे और मित्तल मेंशन में डिनर तकरीबन आज 8:30 बजे लगता था,
लेकिन संगम को स्कूल जाना होता था तो वो जल्दी सो जाता था, इसलिए उसे खाना भी जल्दी खिला दिया जाता था। स्नेहा ने उसे अच्छे से खाना खिलाया और फिर उसका सिर अपनी गोद में रखकर उसे प्यार से सुला भी दिया। तकरीबन 1 घंटा उसे इन सब चीज़ों में लग गया और अब वो बाहर आकर डिनर में हेल्प करवाने लगी। शारदा जी ज़्यादातर डिनर अपने हाथों से ही बनाती थी, हालांकि सर्वेंट उनकी हेल्प करने के लिए थी, लेकिन आज स्नेहा उनकी हेल्प कर रही थी। शारदा जी मुस्कुराते हुए उससे बातें भी कर रही थी और उसे अंगद की कुछ बातें भी बता रही थी, जिसे सुनकर स्नेहा हैरान थी, क्योंकि जो बातें शारदा जी उसे बता रही थी वो बहुत अलग थी और उसके सामने जो अंगद था वो बहुत अलग था। दोनों में लगभग से ज़मीन आसमान का फ़र्क था। खाना बनाते हुए स्नेहा ने अपनी साड़ू का पल्लू अपनी कमर से टिकाया हुआ था। तभी आभा वहां पर आई और स्नेहा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आज मेरी जगह ताई जी की हेल्प तुम कर रही हो? स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली, वो बस मन किया तो। आपको बुरा तो नहीं लगा ना भाभी? आभा ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, बिल्कुल भी नहीं, और तुमने ताई जी की हेल्प करके इनडायरेक्ट मेरी भी हेल्प की है, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा आलसी महसूस कर रही हूँ। शारदा जी ने झट से उसकी तरफ देखा और बोली, मतलब क्या है तुम्हारी बातों का? आभा तुरंत बोली, पता नहीं ताई जी, लेकिन क्यों थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है। देखिए ना, डिनर का वक्त हो गया लेकिन मुझे भूख नहीं लगी और ऊपर से खाने की स्मेल से बड़ी अजीब सी इरिटेशन हो रही है। शारदा जी जो खाना बाउल में डाल रही थी, अचानक ही उनके हाथ रुक गए और वो हैरानी से आभा की तरफ देखने लगी। उनकी नज़रें खुद पर महसूस कर आभा के चेहरे पर हल्की सी नर्वसनेस आ गई। वहीं शारदा जी तुरंत उसके पास आई और उसके माथे को छूकर देखने लगी। वो मुस्कुराते हुए बोली, मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आभा तुरंत बोली, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही शारदा जी मुस्कुराते हुए बोली, प्रॉब्लम की बात नहीं है ये आभा, ये तो बल्कि खुशी की बात है। बस एक बार डॉक्टर से कंफर्म कर लेना। उनकी बात सुनकर आभा के चेहरे पर मुस्कुराहट तर गई, क्योंकि पिछले कुछ सालों से वो प्रेगनेंसी का ट्राई कर रही थी, लेकिन उसे प्रेगनेंसी कंसीव हो ही नहीं रही थी और अब वो हद से ज़्यादा खुश हो रही थी। स्नेहा मुस्कुराते हुए उसके पास आई और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ भाभी। आभा तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या कहूँ स्नेहा। अभी 2 दिन पहले तुम इस घर में आई हो और मेरे लिए इतनी सारी खुशियाँ लेकर आई। आज तक मुझे ये खुशी नहीं मिली थी, लेकिन तुम्हारे आते ही अब मुझे ये खुशी मिल गई। स्नेहा की मुस्कुराहट लंबी हो गई। आज पहली बार कोई उसे इस तरह का कुछ कह रहा था। शारदा जी ने आभा को अपने सीने से लगा लिया था। स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली, अब तो कन्फर्म हो गया कि अब से सासू माँ की हेल्प आप नहीं करेंगी, मैं करूँगी। आप बस आराम कीजिए भाभी। ये बोलते हुए वो भरे हुए बाउल्स को अब बाहर की तरफ ले जाने लगी ताकि टेबल पर रख सके। वो जैसे किचन में खड़ी थी वैसे ही बाहर की तरफ आ गई थी। माथे पर 2-3 बालों की लटें निकली हुई थी जो गालों से छू रही थी। रेड और वाइट कलर की साड़ी का पल्लू जो उसने अपनी कमर में दबाया हुआ था, जिसकी वजह से उसका पेट और उसकी कमर काफ़ी हद तक नज़र आ रही थी। ऊपर से चेहरे पर थोड़ा थोड़ा पसीना भी था, जो उसे थकावट वाली नहीं बल्कि एक अट्रैक्टिव सा लुक दे रहा था। उसे देखते हुए अंगद के कदम एक पल के लिए दरवाजे पर रुक गए थे। वो अभी अभी घर में इंटर हुआ था। वहीं जैसे ही स्नेहा ने दरवाजे पर कदमों की आहट सुनी, उसने भी चेहरा घुमाकर अंगद की तरफ देखा। अंगद को अपनी तरफ देखते हुए देख उसकी धड़कन थोड़ी सी बढ़ गई थी, लेकिन जब उसे संगम का ख्याल आया तो उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। अंगद ने भी अपनी नज़रें उस पर से हटाई और सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ गया। अंगद को ऊपर जाते हुए देख स्नेहा भी जल्दी से शारदा जी को बोलकर ऊपर की तरफ चली गई। जैसे ही वो बेडरूम में आई, वो अंगद की तरफ देखते हुए बोली, सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अंगद उसकी बात सुनकर एकदम एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। ये बोलकर वो जैसे ही क्लोजेट से अपनी टी शर्ट लेकर वॉशरूम में जाने लगा, स्नेहा उसके रास्ते में आकर खड़ी हो गई और उसने अंगद का रास्ता रोक लिया था। उसे यूं रास्ता रोकते हुए देख अंगद ने उसे घूर कर देखा। स्नेहा तुरंत बोली, मैंने कहा ना मुझे आपसे बात करनी है। अंगद गुस्से से बोला,
आज तो तुमने मेरा रास्ता रोक लिया, लेकिन आइंदा कभी इस तरह से मेरा रास्ता मत रोकना। स्नेहा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अगर आप हरकत ऐसी नहीं करेंगे कि मुझे आपका रास्ता रोकना पड़े तो मैं आपका रास्ता रोकूंगी ही क्यों? अंगद गुस्से से बोला, बोलने की तमीज़ नहीं है क्या तुम्हें? स्नेहा मुस्कुराई और बोली, मुझे नहीं लगता मैंने आपको कुछ गलत बोला है। अगर गलत बोला है तो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। अंगद और भी ज़्यादा गुस्से से बोला, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी माफ़ी, अपनी माफ़ी अपने पास ही रखो। स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, अपने पास रख लेती हूँ, एक सेकेंड। ये बोलते हुए वो सामने बिस्तर की तरफ बढ़ गई। उसने तकिया उठाया और तकिए के नीचे हल्का सा अपना हाथ थपथपा कर तकिया वापस रख दिया। उसे यूं हरकत करते हुए देख अंगद के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस थे। उसकी आईब्रो ऊपर की तरफ उठी हुई थी। स्नेहा अब वापस उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, एक्चुअली क्या है ना, आपने मुझे माफ़ी वापस दिया तो उसे थोड़ा संभाल कर रख रही थी। अब आपने पहली बार मुझे कुछ दिया है, उसे संभालना तो बनता है ना। उसकी बात सुनकर अंगद उसकी तरफ देखता ही रह गया। स्नेहा अब एक बार फिर से मुस्कुराते हुए बोली, मैंने आज आपको वीडियो कॉल किया था। अंगद व्यंग से बोला, अच्छा तो तुम्हें उस वीडियो कॉल की बात करनी है? आइंदा मुझे ऐसे कभी कॉल मत करना, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऐसे फ़ोन कॉल्स। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही स्नेहा बिना किसी खास एक्सप्रेशंस के बोली, वो वीडियो कॉल मैंने ही संगम ने किया था। संगम आज दिन में सो गया था, उसे जब मैंने उठाया तो उसने अपनी आंखें बंद रखी और बोला कि जब तक वो आपका चेहरा नहीं देख लेता तब तक वो अपनी आंखें नहीं खोलेगा। इसलिए मैंने आपको पहले वीडियो कॉल किया और फिर वॉइस नोट भी भेजा। अगर आपने सुना होगा तो आपको पता चला होगा कि वो संगम की वॉइस नोट थी, पर शायद आपने वो वॉइस नोट सुना ही नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरे नंबर से आया हुआ था। उसकी बात सुनकर अंगद हैरान था। उसे कॉल स्नेहा ने नहीं बल्कि संगम ने किया था। इस वक्त उसका मन अपना माथा पीटने को कर रहा था। उसने ये तो सोचा ही नहीं कि स्नेहा के फ़ोन से उसे कॉल संगम भी कर सकता है। वो इमेजिन कर सकता था उस सिचुएशन को जिस सिचुएशन में स्नेहा होगी। जब संगम उसे अंगद से बात कराने के लिए बोल रहा था, उसे वीडियो कॉल करने के लिए बोल रहा था और सामने से अंगद ने कॉल रिसीव किया ही नहीं। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर स्नेहा एक बार फिर से बोली, अच्छा ये बताइए, आज तो हम दोनों घर में थे और ये कॉल सिर्फ एक छोटी सी जिद की वजह से किया गया था, जो नहीं भी पूरी हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए कल को हम बाहर हुए, किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए होंगे, तो क्या आप सिर्फ इसलिए वो कॉल रिसीव नहीं करेंगे क्योंकि वो कॉल मेरे फ़ोन से आया है? उसकी बात का अंगद के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन अगले ही पल वो गुस्से से बोला, तुम संगम के साथ कभी बाहर जा ही नहीं सकती। तुम उसके लिए इस घर में आई ज़रूर हो, उसकी माँ बनकर उसे संभालने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे अपने साथ लेकर कहीं भी जा सकती हो। तुम उसके साथ कहीं जाना तो दूर, दरवाजे से बाहर भी नहीं निकल सकती। अंगद की बात सुनकर स्नेहा और भी ज़्यादा हैरान हुई। वो तुरंत बोली, और आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे उसके साथ कहीं बाहर नहीं जाना है? वो मेरा भी बेटा है। मैं जानती हूँ आपको ये बात कड़वी लगेगी, लेकिन हाँ, वो मेरा भी बेटा है। आप चाहते हैं मैं उस पर हक नहीं जताऊँ, लेकिन मैं उस पर अपना हक जताऊँगी। उस पर क्या, आप पर भी अपना हक जताऊँगी। मैं भी देखती हूँ आप मुझे कैसे रोकते हैं। उसकी बात सुनते हुए अंगद अब सच में हैरान हो रहा था। शादी से पहले तो उसने कभी स्नेहा का ये रूप देखा नहीं था। इनफैक्ट कल तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, आज दिन तक तो वो बिल्कुल ठीक थी। जब उसने स्नेहा पर अपना हाथ उठाया था उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मुंह में जुबान नहीं थी। पर अब तो जैसे उसके मुंह में एक्स्ट्रा जुबान आ गई थी। वो गुस्से से बोला, मेरे सामने जुबान मत चलाओ। अगर मैंने तुम्हें संगम के साथ कहीं बाहर जाते हुए देखा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। स्नेहा मुस्कुराई और बोली, वो तो बाद में देखेंगे, जब हम माँ बेटे का घूमने का मन करेगा तो हम घूमेंगे। अगर मेरे पति को और मेरे बच्चे के बाप को दिक्कत है तो वो भी हमारे साथ ही चले, कोई मनाही नहीं है। उसकी बात सुनकर अब अंगद व्यंग से मुस्कुराया और बोला, ख्वाब अच्छे देख लेती हो लेकिन कभी पूरे नहीं होंगे। अब साइड हटो यहाँ से, मुझे वॉशरूम जाना है। स्नेहा मुस्कुराई और बोली, ज़रूर, अगर कोई ज़रूरत है तो बताइए, आपके कपड़े निकाल दूँ? खैर वो तो आपने पहले ही निकाल लिए,
पर कोई बात नहीं, सिर्फ आज के लिए, कल से आपके कपड़े मैं ही आपको निकाल कर दूंगी। अंगद गुस्से से बोला, हाथ भी मत लगाना मेरी चीज़ों को। स्नेहा ने उसकी बात सुनकर एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर बिल्कुल उसके करीब हो गई। अंगद का दिल जैसे धड़कने से इनकार करने लगा हो। स्नेहा को उसके आसपास आना भी एक अजीब सी फीलिंग दे रहा था। वो थोड़ा नर्वस होने लगा था। स्नेहा हल्का सा मुस्कुराई और उसने अपना हाथ अंगद के सीने पर रख दिया, बिल्कुल उसी जगह जहां उसका दिल था। वो मुस्कुराते हुए बोली, लो छू लिया मैंने आपको, आपकी चीज़ों को छोड़ो, मैंने तो आपको छू लिया, क्या सज़ा देंगे अब आप मुझे। ये बोलते हुए उसकी नज़रें अंगद की नज़रों से मिली हुई थी। अंगद अभी तक उसे नॉर्मल नज़रों से देख रहा था, लेकिन अब अचानक ही उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा और उसने स्नेहा की कलाई को कसकर पकड़ लिया। स्नेहा हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन दूसरे ही पल उसकी दर्द से चीख निकल गई। अंगद ने उसकी कलाई को मरोड़ कर जोर से उसे घुमाया और फिर उसकी कलाई को उसकी पीठ से लगा दिया। स्नेहा का पैर भी अचानक से मुड़ा और एक तरफ उसे अपने पैर पर जोरों से दर्द महसूस हुआ और दूसरी तरफ अपनी कलाई में। उसकी आंखों से आंसू निकल गए। उसे दर्द में तड़पते हुए देख अंगद के चेहरे पर भी डेविल स्माइल आ गई थी। उसने अब अपना चेहरा स्नेहा के कंधे पर रखा और बोला, जब जब मुझे छूने की कोशिश करोगी ऐसे ही दर्द मिलेगा। स्नेहा दर्द से तड़पते हुए एक गहरी सिसकी लेकर बोली, मुझे हर दर्द मंजूर है। अंगद ने उसकी कलाई को और भी ज्यादा मरोड़ा और बोला, बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, इतना दर्द दूंगा, फिर भी यूं ही जबान चलाओगी क्या मेरे सामने। स्नेहा मुस्कुराई और बोली, जब तक बर्दाश्त किया जाएगा तब तक तो बर्दाश्त करूंगी, देखते हैं पहले क्या टूटेगा, मेरा सब्र या फिर आपकी दर्द देने की जिद। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर भी इस वक्त एक जिद झलक रही थी, जिद अंगद को बदलने की। लेकिन अंगद अब कोई मोम का टुकड़ा नहीं था जो यूं ही आसानी से टूट जाए। अंगद वो पत्थर बन चुका था जो सामने वाले को तोड़कर रख दे, लेकिन खुद पर जरा सी खरोच भी ना आए। एक झटके से अंगद ने जब स्नेहा को छोड़ा तो स्नेहा का पैर एक बार फिर से लड़खड़ा गया। वो नीचे गिरने ही वाली थी कि उसने जल्दी से खुद को संभाला। उसका दर्द उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था, इसलिए कहा नहीं जा सकता था कि अंगद को उसका दर्द दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन शायद वो देखकर भी उस दर्द को अनदेखा कर रहा था। अंगद गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, देखते हैं। ये बोलकर उसने गहरी सांस ली और फिर वॉशरूम की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद स्नेहा के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन साथ ही साथ आंखों में आंसू भी। वो जानती थी कि ये शादी सिर्फ एक समझौते की शादी है, लेकिन अब जब शादी हो गई थी तो वो बस सिर्फ इस शादी को एक मौका देना चाहती थी। एक ऐसा मौका जिसमें शायद उसे आगे बढ़कर सब कुछ करना पड़े, लेकिन वो फिर भी तैयार थी, अपने लिए, अंगद के लिए और संगम के लिए। अंगद वॉशरूम में आया और आकर शावर के नीचे खड़ा हो गया। स्नेहा अब चुपचाप नीचे हाल में चली गई। वहीं अंगद के चेहरे पर मिक्स्ड एक्सप्रेशंस थे। जहां एक तरफ उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने स्नेहा का वीडियो कॉल क्यों नहीं उठाया, वहीं दूसरी तरफ स्नेहा पर भी गुस्सा आ रहा था जिस तरह से वो उसके करीब आई। उसने अंगद के सीने को छुआ, वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने वहां रखा हुआ लूफा उठाया और उस पर बहुत सारा शावर जेल लगाकर उसे अपने सीने पर रगड़ने लगा। उसकी आंखें इस वक्त हद से ज़्यादा गुस्से से भरी हुई थी। उसके कानों में बार बार सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, आपको छूने का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे है अंगद जी, और किसी को नहीं। कोई आपको वैसे नहीं छू सकता जैसे आपकी तनु आपको छूती है। अंगद ने जोर से उस लूफा को नीचे जमीन पर फेंका और फिर अपना हाथ दीवार पर मारा। उसका पूरा हाथ एकदम लाल हो गया था और वो सीना भी, जहां पर लगा हुआ सावर जेल अब पानी की वजह से हट चुका था। और जिस तरह से अंगद ने अपने सीने को रगड़ा था वो हिस्सा भी साफ दिखाई दे रहा था। वो कांपते हुए बोला, किसी को भी हक नहीं है मुझे छूने का तनु, किसी को भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें। मैं नहीं छूने दूंगा किसी को भी, खुद को नहीं छूने दूंगा, ना किसी को अपने करीब आने दूंगा। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें लुढ़क गई जो सावर के पानी में ही घुल गईं। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा डाइनिंग टेबल के पास खड़ी ऊपर अपने रूम की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों को बेसब्री से अंगद का इंतजार था,
लेकिन आज ये इंतज़ार ख़त्म नहीं होने वाला था। सब लोग डिनर कर रहे थे, लेकिन अंगद डिनर ख़त्म होने तक भी नहीं आया था। शारदा जी ने यूँ तो उसे पहले ही बता दिया था कि अंगद बहुत कम डिनर के लिए नीचे आता है, क्योंकि संगम तो पहले ही अपना खाना खा चुका होता है और अब तक तो सो भी जाता है। ऐसे में अंगद नीचे डाइनिंग टेबल पर आएगा भी किसके लिए? सिर्फ एक संगम ही तो है जिसके लिए वो जी रहा है। स्नेहा को अंगद की फिक्र हो रही थी। उसने अंगद से एक चैलेंज ले तो लिया था, लेकिन अब उसे घबराहट सी हो रही थी। वो कैसे अंगद के गुस्से और उसके इस एटीट्यूड को हैंडल करेगी, उसे समझ नहीं आ रहा था। एक गहरी सांस लेकर उसने डाइनिंग टेबल की तरफ देखा, जहाँ से सब लोग डिनर करके जा चुके थे, लेकिन शारदा जी अभी वहीं पर थी। वो शारदा जी के पास आई और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, क्या मैं अपना डिनर ऊपर ले जाऊं सासू माँ? शारदा जी मुस्कुराई और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, क्यों नहीं, मैं तो कब से कह रही हूँ तुम्हें, तुम डिनर कर लो, लेकिन तुम हो कि डिनर ही नहीं कर रही हो। अगर तुम्हें ऊपर लेकर जाना है अपना डिनर तो कोई इशू नहीं है, बेशक से तुम चली जाओ ऊपर अपने रूम में, मैं सर्वेंट के हाथों भिजवा दूंगी। स्नेहा झट से बोली, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है सासू माँ, मैं खुद से ले जाऊंगी। ये बोलकर उसने एक ट्रे में पुनः डिनर लगाया और ऊपर अपने रूम में ले आई। रूम में आते ही उसकी नज़रें अंगद पर गई, जो सोफे पर बैठा था और लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। स्नेहा ने डिनर लाकर उसके सामने रखा तो अंगद ने अपनी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। स्नेहा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आपके लिए डिनर लाई हूँ। अंगद थोड़ा रूड होकर बोला, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें अभी तक मेरे बारे में पता नहीं चला होगा। इतना तो पता चल ही गया होगा कि मैं रात को डिनर नहीं करता हूँ। इसे ले जाकर वापस किचन में रख दो और आइंदा से ये फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये ट्रिक काम नहीं करने वाली। उसकी बात सुनकर स्नेहा मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, अभी नहीं कर रही तो क्या हुआ, कभी तो करेगी ना। आई मीन अगर आपको लगता है कि ये ट्रिक है तो कभी तो आप मेरे जाल में फंसोगे ना। जब फंसेंगे तब फंसेंगे, अभी फ़िलहाल अपना ये गुस्सा एटीट्यूड छोड़कर डिनर कर लीजिए। अंगद गुस्से से बोला, अजीब बेशरम हो तुम, खुद से एक्सेप्ट कर रही हो कि तुम मुझे फंसाना चाहती हो। स्नेहा मुस्कुराई और बोली, जी, मैं आपको फंसाना चाहती हूँ, इसके अलावा और कुछ आप मेरे मुँह से सुनना चाहते हैं तो बता दीजिए, मैं बोलने को तैयार हूँ, पर पहले ये डिनर तो कर लीजिए। अंगद गुस्से से बोला, मैंने कहा ना, मैं रात को खाना नहीं खाता। स्नेहा धीमे से बोली, और मुझे मेरी मॉम ने कहा था कि जब रात को पति खाना खाए तभी उनके साथ खाना या फिर उसके बाद खाना। अब जब तक आप डिनर नहीं कर लेते तब तक मैं खाना कैसे खा सकती हूँ? ऐसे तो मैं भूखी रह जाऊंगी। अंगद व्यंग से मुस्कुराया और बोला, वाह, ये थोड़ा नया था, लेकिन ये भी काम नहीं करेगा। तुम्हें खाना खाना है तो खाओ, नहीं खाना मत खाओ, तुम्हारी मर्जी, पर मेरा दिमाग मत खाओ। स्नेहा मुंह बनाते हुए बोली, खराब चीज़ों को क्यों खाना? अंगद ने उसे घूर कर देखा। स्नेहा ने झट से अपना चेहरा झुका लिया। अंगद कुछ पल उसे देखता रहा और फिर अपना लैपटॉप ऑफ कर साइड में रखने के बाद सोफे पर लेट गया। स्नेहा उसकी तरफ देखती ही रह गई। वो भी आई और आकर अंगद के पैरों की तरफ बैठ गई, जहाँ पर थोड़ी सी जगह खाली थी। अंगद ने एक बार फिर से गुस्से भरी नज़र उस पर डाली। वो चिढ़ते हुए बोला, ये क्या बदतमीजी है, मेरे पैरों के पास आकर क्यों बैठ गई हो? तुम्हें बेड पर सोने के लिए जगह दी हुई है ना, इतना बड़ा बेड तुम्हारे लिए छोड़ रखा है, जाकर वहाँ सो जाओ। स्नेहा ने खाने की ट्रे की तरफ देखते हुए बोला, अब आप तो खाना खाने ही रहे हैं, मुझे तो खाना है ना, मुझे भूख लगी है और मैं बेड पर जाकर कैसे खा सकती हूँ? वहाँ पर अगर कुछ गिर गया तो मेरा बेड खराब हो जाएगा, मुझे यहीं पर बैठकर खाना है। अंगद गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा। अगले ही पल वो सोफे पर उठकर बैठ गया था, क्योंकि ऐसे में उसके पैर स्नेहा को लग रहे थे। स्नेहा जानती थी कि वो अंगद को इरिटेट कर रही है, लेकिन दोनों चुप रहकर एक दूसरे से दूर रहे। इससे तो बेहतर था कि पास रहकर एक दूसरे से लड़ाई करते रहें। स्नेहा प्लेट की तरफ देखते हुए बोली, आज केसर खीर बनी थी जो संगम को बहुत ज़्यादा पसंद आई। वो कह रहा था कि उसे दादी माँ ने बताया है कि उसकी तनु माँ को केसर खीर बहुत पसंद थी। जब वो होने वाला था तो उसकी तनु माँ बहुत ज़्यादा केसर खीर खाती थी,
तभी तो वो इतना ज़्यादा क्यूट है, इतना ज़्यादा हैंडसम है, शायद वो अपने डैड पर गया है। ये बोलते हुए उसने चोर सी नज़रों से अंगद को देखा, जो उसकी और उसके हाथों में पकड़े हुए खीर के कटोरे की तरफ देख रहा था। उस खीर को देखते हुए उसे तनु की याद तो आ रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसने हल्की सी अपनी जीभ निकाल कर अपने होठों को गीला किया। शायद उसका खीर खाने का मन कर रहा था। उसकी इस हरकत को देखकर स्नेहा ने वो खीर का कटोरा उसकी तरफ बढ़ाया और बोली, अगर आप खाना चाहें तो खा सकते हैं। उसकी बात सुनते ही अंगद का चेहरा गुस्से से कांपने लगा और अगले ही पल उसने जोर से स्नेहा के हाथ पर हाथ मारा और वो खीर का कटोरा नीचे की तरफ गिर गया। पूरी खीर जमीन पर फैल चुकी थी। स्नेहा हैरान रह गई। अंगद गुस्से से बोला, अगर तुम्हें लगता है कि ये सब करके तुम मेरे करीब आ जाओगी, मुझे बार बार तनु की याद दिलाकर तुम तनु की जगह ले लोगी, तो तुम बहुत गलत हो स्नेहा व्यास, बहुत बहुत ज़्यादा गलत। स्नेहा अगले ही पल उसकी बात काटते हुए बोली, स्नेहा व्यास नहीं, स्नेहा अंगद मित्तल कहिए। अगर मेरा पूरा नाम लेना ही है तो ढंग से लीजिए ना। अंगद ने गुस्से से जबड़े कस लिए। स्नेहा जमीन पर बिखरी हुई उस खीर की तरफ देखकर बोली, अगर आपको इसे नहीं खाना था तो मत खाते। मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर रही थी आपके साथ कुछ गलत नहीं कर रही थी। मैं बस आपको खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी। पर कहते हैं ना, जब इंसान खुद को एक दायरे में रख ले तो सामने वाला चाहकर भी वो दायरा तोड़ नहीं सकता। खैर, गलत मैं ही हूँ, मुझे समझ में आ गया। ये बोलकर स्नेहा ने अपनी जगह से ये बोलकर स्नेहा अपनी जगह से उठी। उसकी आंखों से आंसू बह गए थे। उसने वो ट्रे उठाई और उसे लेकर नीचे की तरफ चली गई। अंगद बस उसे जाते देखता रह गया। कुछ देर बाद स्नेहा अपने हाथ में सफाई करने के लिए पोछा वगैरह लेकर आई, जिससे उसने वो सारी गिरी हुई खीर को साफ किया और फिर वापस नीचे की तरफ चली गई। तकरीबन आधे घंटे वो वापस रूम में आई और आकर चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। अंगद की नज़रें अब उस पर टिकी हुई थी। वो स्नेहा की आंखों को साफ देख सकता था, जो अब उसने बंद कर ली थी। जब उसकी आंखें खुली थी तो उसकी आंखों में छाई हुई गहरी लाली साफ नज़र आ रही थी, जो साफ बता भी रही थी कि पिछले आधा घंटा उसने रोते हुए ही बिताया है और अभी भी वो चुप नहीं हुई थी। उसकी बंद आंखों के किनारे से जो आंसू गिर रहे थे वो अंगद को साफ दिखाई दे रहे थे। अंगद कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर एकदम से चुप हो गया और अगले ही पल उसने लाइट ऑफ कर दिया और वापस सोफे पर जाकर लेट गया। अब उसे स्नेहा का सुबकना सुनाई दे रहा था। अंगद तकरीबन 10-15 मिनट उसका सुबकना सुनता रहा और फिर अचानक ही वो सोफे से उठा और लाइट ऑन कर नीचे किचन में चला गया। नीचे किचन में जाकर उसने एक प्लेट में स्नेहा के लिए खाना डाला। खाना डालते हुए उसकी नज़र खीर पर गई और खीर को देखते ही उसे एक बार फिर से तनु की याद आ गई। तनु सच में केसर खीर बहुत शौक से खाती थी और संगम के टाइम पर तो उसने हद से ज़्यादा केसर खीर खाई थी। अंगद ने एक कटोरी में अलग से खीर डाली और अपने कांपते हुए हाथ से कस कर उस कटोरी को पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से उसने एक चम्मच खीर को भरा, लेकिन जैसे ही वो उसे अपने होठों की तरफ लेकर गया, अगले ही पल वो हिम्मत हार गया और उसने उस कटोरी को वापस नीचे रख दिया। दरवाजे से झांक कर उसे देख रही स्नेहा का हाथ दरवाजे पर कस गया। जैसे ही उसकी चूड़ियों की खनक हुई, अंगद ने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन स्नेहा वहां से हट गई और अब वो जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भाग गई। उसे अपने पैर में दर्द तो हुआ, लेकिन उसे यहाँ से जाना था, वरना अंगद एक बार फिर से भड़क जाता। अंगद ने वहाँ पर किसी को ना देखकर एक गहरी सांस ली और फिर वापस सब कुछ अच्छे से समेट दिया। उसने वो खीर नहीं खाई, बस स्नेहा के लिए खाना लेकर ऊपर रूम में आया और खाना टेबल पर रखते हुए बोला, 10 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से ये खाना फिनिश करो, मुझे सोना है, सुबह ऑफिस जाना है मुझे। मैं पूरी रात यूं बर्बाद नहीं कर सकता। स्नेहा उसकी बात सुनकर अपनी जगह पर उठकर बैठी और उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब क्यों खाना लेकर आए हैं आप मेरे लिए? आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता था ना मैं खाना खाऊं या फिर नहीं? अंगद गुस्से से बोला, मैं अगर खाना लेकर आया हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारे खाने ना खाने से फ़र्क पड़ता है, लेकिन तुम्हारी फैमिली को पड़ता होगा और मैं शादी करके तुम्हें इस घर में लाया हूँ।
पहले ही कहा था मैंने तुम्हें कि तुम्हारी ज़रूरतें ज़रूर पूरी करूँगा, तो बस तुम्हारी वही बेसिक नीड पूरी कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। स्नेहा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं ये खाना खा लूँगी, लेकिन तब जब आप मेरे साथ खाना खाएंगे। अंगद गुस्से से बोला, इम्पॉसिबल। स्नेहा तुरंत बोली, तो ठीक है, फिर मुझे नहीं खाना ये खाना। अंगद इरिटेट होते हुए बोला, तुम पागल हो क्या? एक बार में समझ में नहीं आता तुम्हें? मैं रात को खाना नहीं खाता मतलब नहीं खाता, फिर फालतू की जिद किए जा रही हो। ओके फाइन, अगर तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ। अब इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए ये खाना। ये बोलकर अंगद ने अब गुस्से से लाइट ऑफ की और सोफे पर जाकर लेट गया। स्नेहा ने अपनी जीभ को अपने दांतों तले दबा लिया। काश उसने हाँ बोल दिया होता तो शायद चांसेस होते कि अंगद उसके साथ बैठता और बैठने के बाद वो शायद उसे अच्छे से मना पाती। लेकिन अब तो अंगद इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि स्नेहा उससे जरा सा भी पंगा नहीं ले सकती थी। इसलिए वो भी बिना खाए तुरंत बिस्तर पर लेट गई। लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी और वो सोच रही थी कि अब उसे कल क्या करना है। कब सोते सोते उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला, लेकिन अगली सुबह वो अंगद के उठने से पहले ही उठ चुकी थी। अंगद की आंखें खुली तो उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी जो उससे बालकनी की तरफ से आ रही थी। वो अपनी जगह से उठा और बालकनी की तरफ बढ़ गया, जहाँ स्नेहा खड़ी थी और फ़ोन पर किसी से बात करते हुए बोल रही थी। हाँ मॉम, यहाँ पर तो मुझे खाना भी नहीं मिलता। कैसा ससुराल ढूंढ कर दिया है आपने मुझे। कल रात भूखी सोई मैं। ये बोलते हुए उसने बेचारा सा मुंह बनाया हुआ था और उसकी बातें सुनते हुए अंगद के होश उड़े हुए थे। स्नेहा बालकनी में खड़ी थी और उसने अपने कान से फ़ोन लगाया हुआ था। वो अपनी मॉम से अपने ससुराल की शिकायतें कर रही थी। ऐसा सिर्फ अंगद को लग रहा था क्योंकि स्नेहा ने किसी को फ़ोन किया ही नहीं हुआ था, बल्कि उसने अपना फ़ोन बस यूं ही अपने कान से लगाया हुआ था। वहीं उसके मुंह से मित्तल मेंशन की बुराइयां सुनकर अंगद का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो तुरंत स्नेहा के पास आया और अगले ही पल उसने स्नेहा के हाथ से फ़ोन खींचकर गुस्से से स्नेहा को देखते हुए कहा, ये सब क्या बदतमीजी कर रही हो तुम? स्नेहा अंगद की तरफ देखते हुए बोली, मैंने क्या बदतमीजी की है और मेरा फ़ोन वापस दीजिए आप। ये बोलते हुए उसने उसके हाथों से फ़ोन लिया और फिर यूं ही फ़ोन डिस्कनेक्ट करने की एक्टिंग की। अंगद उसकी तरफ देखते हुए दांत पीस कर बोला, ओह रियली, कोई बदतमीजी नहीं की तुमने? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मित्तल मेंशन की बुराइयां करने की? और कब खाना नहीं मिला तुम्हें? कल रात मैं खुद तुम्हारे लिए खाना लेकर आया था, जबकि आज तक मैंने कभी किसी के लिए ऐसा नहीं किया। और फिर भी तुम कह रही हो कि हमने तुम्हें खाना नहीं दिया। तुम भूखी सोई। तुम भूखी अपनी हरकतों की वजह से सोई थी, ना कि हम लोगों ने ज़बरदस्ती तुम्हें भूखा रखा। स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन मैं भूखी तो रही थी ना। अब वो बेशक किसी भी कारण से रही, लेकिन सोई तो मैं भूखी थी ना। मतलब मेरी ज़रूरतें यहाँ पर पूरी नहीं हो रही। अंगद गुस्से से बोला, सही कहा तुमने, यहाँ पर तुम्हारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही और मुझे लगता भी नहीं है कि यहाँ पर तुम्हारी ज़रूरतें पूरी होंगी। इसलिए एक काम करो, अपने कपड़े पैक करो और रेडी हो जाओ। आज मैं तुम्हें तुम्हारे मायके ही छोड़ कर आऊँगा। वहाँ पर बैठी अपनी ज़रूरतें अच्छे से पूरी करना। उसकी बात सुनकर स्नेहा के होश उड़ गए। वो करना कुछ और चाहती थी, अंगद ने तो यहाँ कुछ और ही कर दिया था। वो तुरंत बोली, मैंने ऐसा कब कहा? माना कल रात मैं भूखी सोई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आज आप मुझे मेरे मायके छोड़ आएंगे। अंगद तुरंत बोला, तो और क्या करूं? नहीं होती ना तुम्हारी ज़रूरतें यहाँ पर पूरी, तो अच्छे से अपनी ज़रूरतों को अपने मायके जाकर ही पूरा करना। मेरे जिम एरिया से वापस आने से पहले पहले तुम मुझे रेडी चाहिए हो। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ बेहद सख्त थी और अब अपनी बात कहकर वो वहाँ से जा चुका था। उसके जाने के बाद स्नेहा ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। उसे अब अपना माथा पीटने का मन कर रहा था। उसे अफसोस हो रहा था कि उसने अंगद से पंगा लिया। वो सोच रही थी कि अगर वो अंगद के सामने इस तरह से अपने मायके में शिकायत करेगी तो अंगद प्यार से उसे ट्रीट करेगा, आइंदा उसके साथ डिनर किया करेगा। लेकिन यहाँ तो वो अलग ही रास्ते पर निकल पड़ा था। स्नेहा के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय रेडी होने के, तो वो चुपचाप अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। तकरीबन 1 घंटे बाद अंगद जिम से वापस आया। आते ही उसकी नज़रें रूम में इधर उधर घूम रही थी।
उसे लगा स्नेहा अब तक रेडी होकर नीचे जा चुकी होगी, इसलिए उसने अंदर आते ही अपनी टी शर्ट निकाली और आईने के सामने जाने लगा। तभी एकदम से उसके कदम रुक गए, क्योंकि आईने के सामने तो स्नेहा खड़ी थी। ऐसा नहीं था कि अंगद भी उससे दूर था, वो भी स्नेहा के पीछे ही खड़ा था, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को आईने में देख सकते थे। स्नेहा की हाइट अंगद से काफ़ी छोटी थी, इसलिए उसे भी अंगद का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। अंगद एकदम से बोला, आई एम सॉरी। ये बोलते हुए उसने जैसे ही वो टी शर्ट वापस उठानी चाही, स्नेहा तुरंत उसकी तरफ पलट कर उसे इंटेंस नज़रों से देखते हुए बोली, ऐसा भी कुछ गलत नहीं किया आपने। ये बोलते हुए उसकी नज़रें अंगद की चेस्ट पर जा रही थी। अंगद ने उसे अपनी चेस्ट की तरफ देखते हुए देखा तो तुरंत उस टी शर्ट को पहन लिया और बोला, अपनी नज़रों को ज़रा कंट्रोल में रखो। स्नेहा मुस्कुराई और बोली, अच्छा ऐसा भी क्या गुनाह किया इन नज़रों ने? अपने पति को ही तो देखा है, क्या अब अपने पति को देखना भी गुनाह हो गया? अंगद हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। स्नेहा अब उसके बिल्कुल करीब आ गई। अंगद तुरंत बोला, खबरदार, अगर अब मुझे हाथ लगाया तो मैं सच में तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। पैर तो पहले ही टूटा हुआ है, हाथ भी टूट जाएगा। ये बोलकर वो एकदम से चुप हो गया, जब उसे एहसास हुआ कि उसने अनजाने में क्या बोल दिया। लेकिन उसकी बात सुनते ही स्नेहा के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो एकदम से गायब हो गई। वो अंगद के बिल्कुल करीब थी, लेकिन अब वो पीछे की तरफ हट गई। आईने के सामने जाकर उसने जल्दी से अपने बाल बनाए और फिर रूम से बाहर निकल गई, जबकि अंगद अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। वो स्नेहा से सॉरी बोलना चाहता था, हालांकि सॉरी बोलना शायद उसके वसूलों में भी नहीं था। उसने आज तक किसी से सॉरी नहीं कहा होगा, लेकिन इस चीज़ के लिए वो सच में गिल्टी फील कर रहा था। वो उन लोगों में से नहीं था जो किसी की कमी का मजाक बनाए या फिर उस कमी को हाईलाइट करता रहे, पर पता नहीं कैसे वो गुस्से में स्नेहा के पैर के बारे में बोल गया। वहीं स्नेहा जब रूम से बाहर निकली तो उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। उसने उस नमी को साफ किया और सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आई। वो सीधा संगम के रूम में चली गई। संगम आज भी अपनी आंखें नहीं खोलने वाला था, इसलिए स्नेहा अंगद का इंतजार करने लगी। तकरीबन 15-20 मिनट बाद अंगद आया। उसने संगम को अपनी गोद में उठाया और उसे दूध पिलाने लगा। स्नेहा ने एक नज़र उन दोनों की तरफ देखा और फिर रूम से बाहर चली गई। अंगद की नज़रें भी स्नेहा पर टिकी हुई थी। वो सर्वेंट को संगम को रेडी करने का बोलकर रूम से बाहर निकला और स्नेहा के पीछे पीछे किचन की तरफ आया। स्नेहा किचन में आई और आते ही ब्रेकफास्ट बनाने में शारदा जी की हेल्प करने लगी। आज उसने एक बार फिर से अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर पर टांक लिया था। अब तक जो उसका चेहरा उतरा हुआ था वो एक बार फिर से खिल चुका था। अंगद जो किचन के दरवाजे पे आकर खड़ा हुआ था, उसकी नज़रें सीधा स्नेहा की कमर पर गई। मुश्किल से उसकी कमर 28 या 30 की होगी, एकदम दुबली पतली, लेकिन हद से ज़्यादा अट्रैक्टिव। उसे देखते हुए अंगद को एक अजीब सी फीलिंग होने लगी। वो स्नेहा से बात करना चाहता था, लेकिन अब बिना उससे बात किए ही वापस संगम के रूम में चला गया। कुछ देर बाद संगम को लेकर वो डाइनिंग टेबल पर आया, जहाँ पर स्नेहा खाना लगा रही थी। उसने नज़रें उठाकर अंगद की तरफ देखा। अंगद कुछ बोलने को हुआ, लेकिन वो कुछ बोलता उससे पहले ही स्नेहा ने अपनी नज़रें उससे हटा ली। अंगद चुप रह गया। स्नेहा शारदा जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आप सच में खाना बहुत टेस्टी बनाती हैं सासू माँ, ना भी भूख हो तो भी खाने का मन कर जाए। शारदा जी मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर अच्छे से खाना खाकर जाना और रात को भी वापस यहीं पर आकर खाना, और अगर पैक करके लेकर जाना चाहो तो मुझे बता देना, पैक भी कर दूंगी। उनकी बात सुनकर अंगद तुरंत बोला, क्यों, कहाँ जा रही है स्नेहा? ये बोलते हुए उसने जैसे ही नज़रें उठाकर स्नेहा की तरफ देखा, स्नेहा ने भी तुरंत नज़रें उसकी तरफ घुमा दी। आज शायद पहली बार था जब अंगद सबके सामने स्नेहा से यूं बात कर रहा था। सब लोगों की नज़रें उन दोनों पर ही टिक गई थी। स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली, आप भूल गए क्या? आपने ही तो कहा था कि आप मुझे मेरे मायके छोड़कर आएंगे, अब प्लान कैंसिल हो गया क्या? अंगद उसकी बात सुनकर चौंक गया। हाँ, उसने कहा था, लेकिन अब तक तो वो उस बात को भूल भी चुका था। स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली, आप सब लोग ब्रेकफास्ट कीजिए, मैं तब तक अपना बैग लेकर आती हूँ। ज़्यादा नहीं, बस एक छोटा सा हैंड बैग है। ये बोलते हुए वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने रूम में वापस चली गई।
वहीं अंगद भी अपनी जगह से उठने लगा, लेकिन तभी संगम उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बोला, स्नेहा माँ क्यों जा रही हैं? डैड प्लीज़ आप उन्हें मत छोड़कर आओ ना। शारदा जी मुस्कुराते हुए बोली, तुम भी अपनी स्नेहा माँ के साथ उनके मायके चले जाते अगर तुम्हारा स्कूल नहीं होता, पर अभी तो फिलहाल तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा संगम, इसलिए जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करो। उनकी बात सुनकर संगम ने मुंह बनाया। वहीं अंगद की नज़रें अभी भी अपने रूम की तरफ ठहरी हुई थी। वो ऊपर जाता उससे पहले ही स्नेहा अपना हैंड बैग लेकर नीचे आ चुकी थी और अंगद के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। अंगद मन ही मन बस यही सोच रहा था कि कितनी जल्दी थी स्नेहा को अपने घर जाने की। माना उसने गुस्से में कहा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सच में उसे उसके घर छोड़कर चला आए। आभा अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसे घबराहट होने लगी। उसने ध्रुव से बात कर ली थी और वे लोग हॉस्पिटल भी जाने वाले थे ताकि सब कुछ चेक कर लें। अगर प्रेगनेंसी कंफर्म होती तभी वो सबको बताने वाले थे। उसे यूं बेचैन होते हुए देख स्नेहा जल्दी से उसके पास आई और उसे आधे गिलास पानी में नींबू और नमक डालकर देते हुए बोली, आप इसे पी लीजिए भाभी, इससे आपको बेटर फील होगा। ऐसे वक्त में ना खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ वक्त के लिए रुक जाइए, जब अच्छे से भूख लगेगी तो आप खा लीजिएगा। उसकी बात सुनते हुए आभा मुस्कुराई। उसने स्नेहा के हाथों से वो लाइम वाटर का गिलास लिया और उसे पीने लगी। वहीं सुमित्रा जी हैरानी से बोली, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी बात का मतलब क्या है स्नेहा? स्नेहा मुस्कुराई और बोली, भाभी को प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है ना, शायद वो प्रेग्नेंट है इसलिए उनका खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। उसकी बात सुनकर सुमित्रा जी के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। वो आभा की तरफ देखते हुए बोली, और ये बात तुमने मुझे नहीं बताई और इस लड़की को बता दी? आभा के चेहरे पर अभी तक जो मुस्कान थी वो एकदम से गायब हो गई। उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी झलकने लगी थी। सुमित्रा जी तुरंत बोली, कल की आई लड़की सबके लिए इम्पोर्टेंट हो गई और मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। इतनी बड़ी बात को मेरे सामने कुछ जिक्र ही नहीं और दूसरों के साथ अपनी खुशियां बांटी जा रही है। सही है, बिल्कुल सही है। ये बोलते हुए वो अपनी जगह से उठी और तुरंत अपने रूम में चली गई। शारदा जी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तेज कदमों से वहां से जा चुकी थी। उनके जाने के बाद अब शारदा जी की नजरें स्नेहा पर आ गई। वो तुरंत बोली, मेरी चाची जी का दिल दुखाने का कोई इंटेंशन नहीं था सासू माँ, वो बस मैं तो भाभी को नींबू पानी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही शारदा जी मुस्कुराते हुए उसके पास आई और उसके गाल पर अपना हाथ रख कर बोली, तुम्हें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सुमित्रा को गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, पर तुम फिक्र मत करो, उसका गुस्सा उतनी जल्दी शांत भी हो जाएगा। और तुम अपना मूड ठीक करो, तुम्हें अपने मायके जाना है ना? अगर ऐसे मुँह लटका कर जाओगी तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। उनकी बात सुनकर स्नेहा कुछ बोल ही नहीं पाई। वहीं ध्रुव आभा की तरफ देखते हुए बोला, डोंट वरी मॉम से मैं बात कर लूंगा। आभा ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। वहीं अंगद की नज़रें स्नेहा पर टिकी हुई थी। इस वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। कुछ देर बाद संगम स्कूल जा चुका था और अब अंगद ऑफिस के लिए निकल रहा था। तभी स्नेहा उसके पीछे पीछे आई। अंगद ने गुस्से भरी नज़रों से उसे देखा। स्नेहा तुरंत जाकर गाड़ी में बैठ गई। अंगद के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन भरे एक्सप्रेशंस आ गए। वो ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठा और स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, ये सब क्या है? स्नेहा ने तुरंत अपने बैग की तरफ देखा और बोली, मेरा बैग है जिसमें मेरा कुछ ज़रूरी सामान है। अब इसमें भी प्रॉब्लम है क्या आपको? इस पर कोई कमेंट करना है आपको? उसकी बातों का मतलब अंगद बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरा वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो। स्नेहा व्यंग से मुस्कुराई और बोली, आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। आपने मुझसे कहा था कि मैं तैयार रहूं, अब मैं तैयार हूं। आप मुझे मेरे मायके छोड़ दीजिए। अंगद गुस्से से बोला, मतलब तुम सच में जाना चाहती हो? स्नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। अंगद फ्रस्ट्रेट होकर बोला, सोच लो, मैं लेने नहीं आऊँगा तुम्हें। स्नेहा ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। अंगद एक बार फिर से बोला, ओके फाइन, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही, लेकिन इतना जान लो कि अब अगर तुम वापस मित्तल मेंशन आने के लिए कहोगी भी ना तो भी मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर हद दर्जे का गुस्सा झलक रहा था। उसने गुस्से से अपनी गाड़ी स्टार्ट की और कुछ ही देर में उसकी गाड़ी ब्यास मेंशन के बाहर आकर रुकी।
पूरे रास्ते न स्नेहा ने अंगद से कुछ कहा और न ही उसकी तरफ देखा। अंगद गुस्से से कांपते हुए बोला, निकलो। स्नेहा ने अब नजरें उठाकर उसकी तरफ देख बोला, आपने खुद मुझे कहा था कि आप मुझे मेरे मायके छोड़कर आएंगे, तो मैंने सासू माँ से बोल दिया था कि एक दिन के लिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। अगर मैं बाद में मना करती तो उन्हें अजीब लगता। मुझे लगा आप नहीं मानोगे और मुझे मायके। वो बोल ही रही थी कि अंगद गुस्से से बोला, मैंने कहा गाड़ी से बाहर निकलो। स्नेहा एक बार फिर से बोली, आप सच में मुझे लेने नहीं आएंगे? उसकी बात सुनकर अंगद तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और अगले ही पल उसने स्नेहा की तरफ जाकर उसकी साइड का दरवाज़ा खोल दिया। स्नेहा उसकी तरफ देखती ही रह गई, लेकिन वो गाड़ी से बाहर नहीं निकली। अंगद तुरंत बोला, गाड़ी से बाहर निकल रही हो या नहीं? स्नेहा ने झट से अपना चेहरा नामे हिला दिया और बोली, मुझे वापस मित्तल मेंशन जाना है। अंगद हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। स्नेहा ने मासूम सा मुंह बनाया हुआ था। अंगद को समझ नहीं आ रहा था कि वो स्नेहा का करे क्या। जब वो उसे यहाँ नहीं लेकर आ रहा था तब उसे ज़बरदस्ती आना था, और अब वो जब उसे ले आया तो उसे वापस मित्तल मेंशन जाना था। वहीं स्नेहा के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैं सोच रही हूँ कल से मॉर्निंग में 6 बजे रोज़ाना वीडियो अपलोड किया करूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं 6 बजे देखने के लिए। कहानी का अगला भाग जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।